कह रहा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, कह रहा विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का संचित्र एवं संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर, अलैंगिक जनन में अकेला जीव ही अपनी संतति पैदा करता है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मजों का निर्माण नहीं होता। अलैंगिक जनन की कई विधियां जैसे विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं द्वारा कायिक प्रबंधन आदि। अलैंगिक जनन की विधियां: 1. विखंडन, जब जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका विभाजन का विखंडन के द्वारा जब 2 जीव बनते हैं तो उसे विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा। अमीबा की यह चित्र है, अमीबा के चित्र को वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। दूसरा चलते हैं हम लोग मुकुलन। मुकुलन ईस्ट हाइड्रा एवं एनी जीवों की शारीरिक पर एक उभार की तरह संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहते हैं। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इससे एक केंद्रक मुकुलन में आ जाता है। मुकुलन पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। उसका चित्र यह प्रकार से मुकुलन किस तरीका से हुआ, यहाँ वृद्धि करके ये अलग से टूट जाएगा, ये अलग बन जाएगा। जैसे आलू को देखते हैं मुकुलन होता है, काट भी दीजिएगा, जहाँ से निकल हुआ तो अलग कीजिएगा तो अलग हो जाएगा। खंडन, खंडन इस विधि में जीव 2 या 2 से अधिक खंड में टूट जाते हैं और ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। उदाहरण स्पायरोगायरा तथा सपेट कृमि। यह है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से है चौथा जीवाणुओं द्वारा। जीवाणुओं कोशिकाओं के विरामी अवस्था है जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति में कोशिकाओं की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। अनुकूल परिस्थिति में मोटी भित्ति टूट जाती है और जीवाणु समानता विधि से जनन करता ही और वृद्धि करने के पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। इस विधि द्वारा जनन करने की कुछ उदाहरण म्यूकस, फर्न अथवा मॉस है। पैरा संख्या 2 का उत्तर क्या कर रहा है जो देखते हैं। उत्तक संवर्धन कैसे संपन्न होता है, कायिक प्रबंधन के लाभ का उल्लेख करें। उत्तर, इस विधि में पौधे के उत्तक के एक छोटे से भाग को काट लेते हैं। इस उत्तक को उचित परिस्थिति में पोषण माध्यम से रखते हैं। उत्तक से एक अनियमित उर्भादन सा बन जाता है जिसे कैलस कहते हैं। कैलस का उपयोग पुण्य गुण में किया जाता है। इस उत्तक का छोटा सा भाग किसी अन्य माध्यम में रखते हैं जो पौधे में विभिन्न क्रियाओं को उत्तेजित करता है। इस पौधे को गमलों या भूमि में लगा दिया जाता है और इसको परिपक्व होने तक वृद्धि कर दिया जाता है। उत्तक संवर्धन से आजकल ऑर्किड्स, गुलदाउदी, शतावरी तथा बहुत से अन्य पौधे तैयार किए जाते हैं। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है सभी नए पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। इस प्रकार एक अच्छे गुण वाले पौधे से कलन द्वारा उसके समान ही अनेक पौधे तैयार किए जाते हैं। दूसरा को फायदा, फलों द्वारा उत्पन्न उन सभी बीजों समान नहीं होते, परंतु कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे में पूर्ण समानता होती है। तीसरा, कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाता है। चौथा वे पौधे जो बीज द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, कायिक जनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे केला, अंगूर इत्यादि।
कौन देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात। कौन संख्या? परा संख्या 3। क्या कह रहा परा संख्या 3? जो देखने का प्रयास करते हैं, परा संख्या 3 कह रहा है परागकण से लेकर बीज बनने तक की क्रिया को संक्षेप में उद्धृत करें। उत्तर, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण परागकण कहलाता है। फूल के पुंकेसर में परागकोश होते हैं जो परागकण उत्पन्न करते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिकांग। परागकण के बाद परागण से एक नाली निकलती है जिसे पराग नली कहते हैं। पराग नली में 2 नर युग्म होते हैं। इसमें एक युग्मक पराग नली में से होता है, वह बीजांड तक पहुंचता है। यह बीजांड के साथ संलयन करता है जिसमें युग्मनज बनता है। दूसरे नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रियों से मिलकर प्राथमिक एक द्रोप्रम भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है जिससे अंत में एंड्रोस्पर्म बनता है। इस प्रकार उच्च वर्गीय पौधे दोहरी निषेचन क्रिया प्रदर्शित करती है। अगला, निषेचन के बाद फूल की पंखुड़ियाँ पुंकेसर वर्तिकांग तथा वर्तिकाग्र गिर जाता है। बाह्यदल सूख जाते हैं और अंडाशय पर लगे रहते हैं। अंडाशय शीघ्रता से वृद्धि करते हैं और इनमें स्थित कोशिकाएं विभाजित होकर वृद्धि करते हैं। बीज का बनाया आरंभ हो जाता है। बीज में एक शिशु पौधे अथवा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक छोटे जड़, मूल जड़ एवं छोटा प्ररोहण परागकण तथा बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र में भोजन संचित रहता है। कौन सी रहता है जी? बीजपत्र में भोजन संचित रहता है। समयानुसार बीज सख्त होकर सूख जाता है। यह बीज प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रह सकता है। अंडाशय की दीवार भी सख्त हो जाती है और एक फल बन जाती है जिसे निषेचन के बाद सारे अंडाशय को फल कहते हैं। संख्या 4, पादप में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के विभेद का वर्णन करें। उत्तर, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पौधे के फूल में लैंगिक जनन होता है। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। परागकण पुंकेसर के परागकोश में पैदा होता है। परागकण 2 नर युग्मज पैदा करता है। अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं जिसके केंद्रक के अंदर मेगास्पोर होता है। मेगास्पोर से भ्रूण थैली का विकास होता है जिसमें मादा युग्मज होता है। परागकण द्वारा परागकण स्त्री केसर के वर्तिकांग तक पहुंचता है। निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होकर फल बन जाता है। बीजांड बीजों में और अंडाशय भित्ति में बदल जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात है। कौन लर है तो क्लियर है। इसमें अलैंगिक जनन अंग में अलैंगिक जनन अंग संतान एक जीव उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन के मुख्य प्रकार हैं द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा कायिक प्रबंधन। बस इतना ही लिखिएगा आप, बस इतना ही काफ़ी है। पर संख्या कितना? 5। कह रहा पुष्प के अनुदैर्ध्य काष्ठ का एक अच्छी मानचित्र बनाए। खाली तुम मानचित्र बनाने के कह रहा 5 में, तो इस तरीका से आप क्या कर लीजिएगा, मानचित्र को बना लीजिएगा। पुष्प में वर्तिकांग है, वर्तिका होता है, स्त्री केसर होता है, अंडाशय होता है, बादल पुंज है, दल पुंज है, पंखुड़ी है। इस तरीका से पुंकेसर है। ये चित्र आप बना लीजिएगा। चलते हैं परासंख्या कितने की ओर? 6 की ओर। परासंख्या 6 कह रहा है यौवनारंभ या प्यूबर्टी के समय किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाली परिवर्तन का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था में होने वाली कुल परिवर्तन बालकों एवं बालिकाओं में एक समान होती है। जैसे आँख, काख लिखल है, काख एवं दोनों जंघों के बीच तथा बाज जनांग के समीप बाल आने लगता है। टांगों तथा बाजुओं पर कोमल बाल उगने लगते हैं
त्वचा कुछ तैलीय हो जाता है। इस अवस्था में चेहरे पर फुसफुसी का निकलना आरंभ हो जाता है। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त किशोर बालिकाओं के शरीर में अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन भी होने लगते हैं, जैसे किशोर बालिकाओं के स्तन में उभार आ जाना, स्तन केंद्र के स्थित स्तनांग के चारों ओर त्वचा का अंग ज़्यादा गाढ़ा हो जाना, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाना, किशोर बालिकाओं में मूंछ दाढ़ी का आ जाना। ये इतना ही लिख लीजिएगा आप, इतना ही पूरा नहीं लिखिएगा, इतना ही लिख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। काम देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है। अगला है प्रश्न संख्या 7, करा पुरुष के आंतरिक जनन अंग का वर्णन करें। पुरुष के आंतरिक जनन अंग का वर्णन के लिए उत्तर, मनुष्य के नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं। पहला, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो वृषण कोश में बंद रहते हैं। वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होता है। वृषण में शुक्राणु निकलने के बाद लगभग 48 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन कहलाता है। वृषण कोश शुक्राणुओं के शरीर के ताप में 1 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप प्रदान करने का कार्य करता है। शुक्राणु उत्पन्न कर नर लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति श्रावण करता है। यदि वृषण देहगुहा की रह जा तो बंध्यता उत्पन्न होती है। यह वृषण देहगुहा में ही रह जाए तो बंध्यता उत्पन्न होती है। एपिडिडिडमिस यह एक नलिकार संरचना होती है जो वृषण के साथ मजबूत से जुड़ी रहती है। यह सेमिनिफेरस नलिकाओं से जुड़ी रहती है और शुक्राणुओं के लिए एक संचय घर का कार्य करती है। शुक्राशय एसिडिडिडमिस से शुक्राणु वाहिनी द्वारा शुक्राणुओं में आता है, जहाँ से पूर्ण तरह परिपक्व होकर इसे इनमें से स्रावित होने देता है। पोस्ट्रेट ग्रंथि यह ग्रंथि कुछ विशिष्ट गंध या स्रावित करती है जो शुक्र रस में मिल जाता है। मूत्र मार्ग यह वह मार्ग है जिसके से होकर मूत्र बाहर आता है। यह मूत्र मार्ग एवं पेशीय अंग में निकलता है, जिसे सीसन कहते हैं। सीसन का उपयोग मूत्र करने के साथ साथ शुक्राणुओं को शुक्ररस को निकालने के लिए भी कार्य किया जाता है। कौन देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात। कौनलर है तो क्लियर है। प्रश्न संख्या कितना चलते, प्रश्न संख्या 8 की ओर। स्त्री में लैंगिक चक्र का वर्णन करें। स्त्रियों में मासिक धर्म, स्त्रियों की यह चक्र 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। यह यौवन अवस्था होता है। स्त्रियों में मासिक धर्म 28 दिन का होता है। यह समय अंडाणु का पूर्ण जीवित काल होता है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित है। 1 से 5 दिन तक पुराना अंडाणु रजोधर्म के समय बाहर आता है। अंडाशय में नए अंडाणुओं की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। 6 से 12 दिन तक अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होकर ग्रेफियम फॉलिकल बन जाता है। 13 से 14 दिन में ग्राफिक फॉलिकल अंडाशय से बाहर आकर अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। ये अंडोत्सर्जन कहलाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें। उत्तर, निम्नलिखित जनसंख्या नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, प्राकृतिक विधि। अगर कुछ दिनों तक संभोग मैथुन को रोक दिया जाता है तब दौरान स्त्री की योनि में वीर्य का प्रवेश नहीं होगा, जिससे अंडाशय निषेचन की संभावना नहीं रहेगी। अतः संभोग के समय का समंजस कर अंडाशु निषेचन से रोका जा सकता है। समानतः मासिक स्राव में 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलते हैं, अर्थात अंडोत्सर्जन दो मासिक स्राव में 14वें दिन में समीप तथा उससे अगले के दिनों में संभोग से दूर रहा जाए तो प्राय अंडाणु निषेचन नहीं होगी। ये हो गया कौन विधि, प्राकृतिक विधि हो गया। दूसरा विधि हो गया, हम ले लेते हैं सर्जरिक विधि द्वारा क्या करने रोकने के लिए। सर्जिकल विधि, इसके अंतर्गत मनुष्य नसबंदी किया जाता है। इसमें शल्य क्रिया द्वारा शुक्रवाहिनी को हटाकर धागे से बांध दिया जाता है, जिससे वृषण में बनाने वाले शुक्राणु का प्रवाह स्त्री की योनि में नहीं हो पाता है। स्त्रियों में होने वाले इस प्रकार की शल्य क्रिया स्त्री नसबंदी कहलाता है।
इससे फैलोपियन नलिकाओं को धागे से बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय में अंडाणुओं निकलता है, परंतु फैलोपियन नलिकाएं से नीचे गर्भाशय की ओर नहीं जा पाता है। शल्क क्रिया के द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को उसके विकास की एक निश्चित अवधि से भीतर योनि के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। इसे गर्भाशय के चिकित्साओं में एमपीटी मेडिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। अगला एक और है जो तीसरा विधि लिख लीजिए, सामाजिक जागरूकता। जनसंख्या वृद्धि को मानव समाज में पर प्रभाव तथा इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग का प्रचार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन, पोस्टल या ने प्रचार के सख्त माध्यम द्वारा किया जा सकता है, अत्यंत आवश्यक है। इसमें सामाजिक में परिवार नियोजन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के प्रति मानव की जागरूकता बढ़ती है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अब चलते हैं दो तीन विधि द्वारा है। एड्स से कॉन्डम लगा के भी हम लोग कर सकते हैं। कॉपर टी है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। पुरुष में कॉन्डम लगा के उपयोग सबसे सरल में प्रभावित उपयोग है। जो कॉन्डम बहुत ही पतले रबड़ के पदार्थ में होता है, जिसमें संभोग के पहले शीशन के ऊपर एक आवरण में डाल दिया जाता है। इससे स्खलन में समय वीर योनि में प्रवेश नहीं कर पाता है, एकत्रित हो जाता है। जिससे कंडोम के उपयोग से नर नाली को एड्स और लैंगिक जनन से लोग से बचाया जा सकता है। कॉपर टी वाला भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, इतना ही, लेकिन एक दो बहुत है, इतना तो बहुत बता दिया आपको हम। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? उत्तर, यौन संबंध लैंगिक संचोद से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन रोग कहते हैं। यानी लैंगिक रोग से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन रोग कहते हैं। ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट और जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। ऐसे रोगाणु मनुष्य की योनि, मूत्रमार्ग जैसे जनानांगों या मुख या गुद्दों में जैसे स्थानों के नम से उष्ण तापमान में बहुत पहुंचते हैं। इन व्यक्तियों के ऐसे रोगों को होने की संभावना अधिक होती है जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं। मनुष्य में होने वाले प्रमुख निम्नलिखित हैं। कह रहा कि मनुष्य में होने वाले प्रमुख लैंगिक जनन क्या है? निम्नलिखित हैं। कौन कौन से ऐसे लैंगिक जनन जो बहुत निम्नलिखित है तो देखते हैं। तो कह रहा वायरस जनित रोग, सर्विक्स कैंसर, हर्पिस तथा एड्स मनुष्य में वायरसों से होने वाली प्रमुख रोग है। एड्स HIV के कारण होने वाला रोग है। एड्स और HIV के कारण होने वाला क्या है? ये रोग है। दूसरा बैक्टीरिया जनित रोग, गोनोरिया, सिफिलिया, यूरेथ्राइटिस तथा सर्विराइटिस बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। ये जो बैक्टीरिया से होने वाले कुछ कौन थे महत्वपूर्ण रोग थे। उसी प्रकार से होता है बैक्टीरिया से होने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं। उसे प्रोटोजोआ जनित रोग, स्त्रियों के मूत्रजनन नलिकाओं एक प्रकार के प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाले रोग ट्राइकोमोनिसिस कहते हैं। कराई प्रोटोजोआ जनित रोग स्त्रियों के मूत्रजनन नलिकाओं से एक प्रकार के प्रोटोजोआ के संक्रमण में होने वाले रोग ट्राइकोमोनिसिस कहलाते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसलिए तो कहते हैं पढ़ल बच्चा है कहीं से, पारस न तो बनेगा यहीं से, काउंटी से, पीटी से। दोस्तों बने रहें पवन टीचिंग के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहें, पढ़ते रहें, यूँ आगे पवन टीचिंग के साथ सेंटर के साथ बढ़ते रहें।